बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। कानूनी शहादत ऑर्डर पर स्टडी में आज हम आर्टिकल 22 और आर्टिकल 23 पर डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल 22 ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर जो है वो इस मुतल्लक है फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट। ये हेडिंग में तो सिर्फ एक इन्होंने बताया एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस, लेकिन आगे इसकी 5 कैटेगरीज इस आर्टिकल में कवर की हैं इन्होंने, वो हम वन बाय वन देखते हैं। लैंग्वेज है इसकी फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू or relevant fact or which supports or rebut an inference suggested by a fact in issue or relevant fact or which establish the identity of anything or person whose identity is relevant or fix the time or place at which any fact in issue or relevant fact happened or which show the relation of parties by whom any such fact was transacted are relevant in so far as they are necessary for that purpose। अब इसमें सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि ये तमाम फैक्ट्स जो इस आर्टिकल 22 के तहत रेलिवेंट करार दिए गए हैं वो फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट के साथ किसी तल्लक की बिना पे या उसी वक्त होने की बिना पे रेलेवेंट करार दिए गए हैं जिस वक़्त फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट अकर हुआ या वकू पजीर हुआ। और दूसरा इसमें यह है कि ये सिर्फ उस एक्सटेंट तक या उस हद तक रेलेवेंट होंगे जहां तक वो फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट के प्रूफ के मकसद के लिए जरूरी हैं, जैसा कि आर्टिकल के एंड पे है इन सो फार एज दे आर नेसेसरी फॉर दैट पर्पस। और वो पर्पसेस वही हैं वो जो 5 कैटेगरीज ऊपर बयान हुई हैं। अब हम इनकी तफसील और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या समझाना चाह रहा है हमें आर्टिकल। पहला जो इसमें कैटेगरी आती है वो है फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। इस हेड या कैटेगरी के तहत वो फैक्ट्स इन एडमिसिबल इन एविडेंस होंगे जो किसी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट को की वजाहत करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं। आपने देखा होगा जो वर्किंग कर रहे हैं बतौर लॉयर्स कोर्ट में या बतौर एसोसिएट्स, अभी जूनियर साहबान हैं, कि एविडेंस जब कोई गवाह शुरू करता है तो वो गवाह कहता है कि जी मैं फ्री कैन को जानता हूँ, या फ्री कैन का आपस में रिश्तेदारी या रिलेशन, बिजनेस रिलेशन है या जो भी उनका तल्लक है वो बताता है। अगरचे वो फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट नहीं होता, लेकिन वो फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट से इस तरह जुड़ा होता है कि उसको इंट्रोड्यूस करवाने के बाद या एक्सप्लेन करने के बाद ये कोर्ट के लिए या किसी भी उसको देखने वाले या पढ़ने वाले शख्स के लिए उस फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट को समझना आसान हो जाता है। अब इस ज़िमन में जो इस इंट्रोडक्शन वाले या एक्सप्लेनेशन वाले हेड के नीचे जो ज़रूरी और समझने वाली चीज़ है वो ये है कि इस आर्टिकल के तहत या इस हेड जो टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट वाला पोर्शन है इस आर्टिकल का, इसके जरिए हेयर से एविडेंस का जो रूल है उससे डिपार्चर या एक्सेप्शन ली गई है। और ये मैंने इसकी नहीं पढ़ी सारी इलस्ट्रेशंस, वो देखी जा सकती हैं, व्यूअर्स वो देख सकते हैं खुद ही, लेकिन इसमें जो इलस्ट्रेशन डी और इलस्ट्रेशन ई है वो मैं इस स्टेज पे पढ़ता हूँ और इससे मैं बताता हूँ कि ये किस तरह हेयर से एविडेंस के रूल से डिपार्चर किया गया है। इलस्ट्रेशन डी में आप देखेंगे उन्होंने कहा कि ए सूज बी फॉर इंड्यूसिंग सी टू ब्रेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मेड बाय हिम विद ए। सी ऑन लीविंग एज सर्विस सेज टू ए आई एम लीविंग यू because B has made me a better offer. This statement is a relevant fact as explanatory to C's conduct
which is relevant as fact in issue। अब इस इलस्ट्रेशन में वो ये कहते हैं कि ए जो है वो बी के खिलाफ केस करता है कि तुमने सी को इंड्यूस किया कि वो मेरे साथ सर्विस का जो कॉन्ट्रैक्ट इसने किया हुआ था वो ब्रेक कर दे। इसमें ये एविडेंस कि सी ने जब ए की नौकरी छोड़ी तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी साथ सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, क्योंकि जो बी है उसने मुझे तुमसे बेहतर ऑफर कर दी है। ये अब दोनों पार्टीज के अलावा एक तीसरे शख्स की स्टेटमेंट है जो अदरवाइज हेयर से एविडेंस की बिना पर काबिल अदखाल शहादत या एडमिसिबल ना होती, लेकिन इस एक्सेप्शन में इसका क्लोज तल्लक होने की वजह से और जो उसका कंडक्ट है सी का वजाहत करने के लिए इसको एडमिसिबल करार दिया गया है। इसी तरह इलस्ट्रेशन ई है, ए accused of theft is seen to give the stolen property to B, who is seen to give it to A's wife. B says as he delivers it, A says you are to hide this. B's statement is relevant as explanatory to a fact which is part of the transaction। अब इसमें जो A ने बी को स्टोलन प्रॉपर्टी दी कि ये उसकी वाइफ को दे दो, यानी ए की वाइफ को, बी ने ए की वाइफ को प्रॉपर्टी देते हुए जो अल्फाज बोले उसने कहा कि ए ने कहा कि इसको तुमने छुपाना है। अब ये एविडेंस अदरवाइज हियर से एविडेंस होने की वजह से एडमिसिबल नहीं है, लेकिन इस आर्टिकल ने इसको एडमिसिबल करार दिया है इस बिना पे कि ये एक्सप्लेन कर रहा है उस रवैये को जो रवैया उस चोर यानी ए का है। अब इस आर्टिकल में सेकंड जो हेड है वो है फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट और विच सपोर्ट और रिबट एन इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। अब वो ये कहते हैं कि किसी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से जो इन्फ्रेंस सजेस्ट होता है उसको कोई सपोर्ट करे या रिबट करे कोई फैक्ट, तो वो भी रेलिवेंट हो जाएगा। इसमें आर्टिकल 21 में हमने पढ़ा था कि अगर कोई शख्स जुर्म करने के फौरन बाद गायब हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसका रवैया ये जाहिर कर रहा है कि ये उसमें इन्वॉल्व होगा, ये सून आफ्टर द ऑफेंस जो है वो भाग गया है, तो ये सजेस्ट करेगा कि ये इसमें मुल्ज़म है। अब ये जो पोर्शन है कि इस इन्फ्रेंस को जो उसके बिहेवियर से, मफरूरी के बिहेवियर से जाहिर हो रहा है, इसको सपोर्ट करने वाला या रिबट करने वाला जो कोई फैक्ट होगा वो भी रेलिवेंट होगा इस आर्टिकल 22 के तहत। उसमें ये है कि अगर वो ये कहता है कि वाकई ये बात दुरुस्त है कि जब ये वकूआ हुआ उसके फौरन बाद मैं अपने घर से गायब हो गया था, लेकिन साथ वो कोई ऐसा इमरजेंसी और अर्जेंट काम साबित कर देता है कि जी मैं तो इस काम की वजह से अपने घर से गायब हुआ था और इतनी देर तक गायब रहा, मैं इस जुर्म की वजह से तो गायब नहीं रहा, तो उसकी ये जो इन्फ्रेंस जो पहले उसके खिलाफ बना था कि वो अगर भागा है तो जुर्म की वजह से भागा है, ये उसकी जो फैक्ट्स जो वो पेश कर रहा है वो रिबट करती हैं उस इन्फ्रेंस को, तो वो इस आर्टिकल के तहत एडमिसिबल होंगे। अगला इसका है सेगमेंट और which establish the identity of anything or person whose identity is relevant। इस हेड या पोर्शन के तहत आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने वाले जो फैक्ट्स हैं उनको रेलेवेंट करार दिया गया है। इसमें जो सबसे ज्यादा ऑपरेटिव या कोर्ट्स में यूज होने वाला वो क्रिमिनल केसेस में है शिनाख्त परेड, कि एक ऐसा शख्स जिसको जुर्म करते हुए देखा गया है लेकिन उसके बारे में नहीं पता कि उसका नाम पता कौन है। अमूमन ये ऐसे मुकदमात में होता है जिसमें रॉबरी है, जिसमें नामालूम मुल्ज़मान जो है वो आके क्राइम कमिट करते हैं। तो ऐसे फैक्ट्स जो इनकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करें वो जो है वो एडमिसिबल होंगे। और इसका तरीकाकार ये होता है कि गवाह जो है पहले फीचर्स उसके लिखवा देता है कि जी इस तरह का हुलिया था उसका, और फिर जब वो गिरफ्तार होता है तो फिर उसको मुख्तलिफ लोगों में मिला के उनकी एक परेड करवाई जाती है जिसको शनाख्त परेड कहते हैं कि ये
इतने लोग हैं जिनमें ये मिक्सअप है, आप इनमें शिनाख्त करो कि जिसका हुलिया आपने बताया था उस हुलिये वाला कौन सा शख्स है। तो अगर वो करेक्टली गवाह उसको शिनाख्त करके पिकअप कर ले तो फिर वो समझा जाता है कि ये अब इसकी आइडेंटिटी बतौर मुल्ज़म जो उस वक़ूआ में इसने हिस्सा लिया था वो एस्टेब्लिश हो गई है। नेक्स्ट, इसमें एक आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने में ये पैटर्निटी के हवाले से, वरासत के केसेस के हवाले से भी ये आता है, जिसमें फिज़िकल फीचर्स का सिमिलर होना और आदात का सिमिलर होना भी पैटर्निटी के केसेस में जो है वो मद्देनज़र रख के डिसाइड किया गया है कि इनके बारे में भी शहादत दी जा सकती है। नेक्स्ट है इसमें और फिक्स द टाइम और प्लेस एट विच एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट हैपेंड। अब टाइम के हवाले से कि जो फैक्ट्स जो हैं वो किसी अकरेंस का टाइम फिक्स करते हों, वो जो हम वो मुल्ज़मान की तरफ से या मुल्ज़मान प्ली या फैलिबाई लेते हैं, उस हवाले से बड़ा ज़रूरी है इस फैक्ट का एडमिसिबल होना कि अगर कोई मुल्ज़म ये कहता है जिस वक़्त का ये वक़ूआ बयान कर रहे हैं उस वक़्त मैं फ़लाँ जगह पे था, और वो इतनी ज़्यादा दूर ना हो लेकिन इतनी दूर हो कि एक ही वक़्त में वो दोनों जगह पे मौजूद ना हो सकता हो, तो इस हवाले से एक्यूरेट टाइम जो फैक्ट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश करेंगे वो भी एडमिसिबल हैं इस आर्टिकल के तहत। फिर ये है कि और विच शो the relation of parties by whom any such fact was transacted are relevant in so far as they are necessary for that purpose। इसके बारे में वो स्टेट है कि ये एविडेंस इसके बारे में दी जाएगी कि जिन पार्टीज के दरमियान कोई फैक्ट ट्रांजैक्शन हुई थी उनका आपस में रिलेशन क्या है, वो अगरचे फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरी ना हो, फिर भी इसकी एविडेंस दी जा सकेगी ताकि कोर्ट के लिए इसका डिसीजन करना आसान। आर्टिकल 22 के बाद है आर्टिकल 23। इस आर्टिकल के तहत जो चीज़ें रेलिवेंट करार दी गई हैं उनका हेड ये है, थिंग्स सेड और डन बाई conspirator in reference to common design where there is reasonable ground to believe that two or more persons have conspired together to commit an offense or an actionable wrong, anything said, done or written by any of such persons in reference to their common intention after the time when such intention was first entertained by any one of them is a relevant fact as against each of the persons believed to be so conspiring, as well as for the purpose of proving the existence of the conspiracy, as for the purpose of showing that any such person was a party to it। अब इसमें पहले मैं वो जो इलस्ट्रेशन इसमें दी गई है उसकी वजाहत कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि ए के ऊपर इल्ज़ाम है कि वो एक्यूज्ड है ऑफ वेजिंग वार अगेंस्ट पाकिस्तान। अब जिस वक़्त के बारे में उस पे इल्ज़ाम है, अगर किसी शख्स ने कराची में फंड इकट्ठे किए वो बी है, सी ने यूरोप में असला इकट्ठा किया, डी ने उसको ट्रांसमिट किया अफगानिस्तान या काबल के थ्रू, ई ने कहीं से जिस सेक्शन या ग्रुप के साथ उसका तल्लक है उसके मोटिव्स को या उसके नज़रिए को फॉरवर्ड करके फंड्स कलेक्शन की, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम के रेफरेंस से एडमिसिबल होंगी अगरचे ए को पता भी ना हो कि बी ने क्या फेल सर अंजाम दिया है, सी ने क्या फेल सर अंजाम दिया है। सिर्फ ये पता होना चाहिए कि उन सब में से सबसे पहले जब ये एंटरटेन हुई, कॉन्स्पिरेसी का जहन उनका बना, ये तमाम चीज़ें जो हैं एक असला इकट्ठा करने वाली, फंड्स इकट्ठा करने वाली, उनको डिस्पैच करने वाली, ये जब सबसे पहले उनमें से किसी एक का भी कॉन्स्पिरेसी का जहन बन गया उसके बाद ही होनी चाहिए। अब दूसरी इसमें जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि इसमें दो या दो से ज़्यादा अशखास हों तो फिर ये कॉन्स्पिरेसी जो है ये हो सकती है ऑब्वियसली। और तीसरी जो इसमें मद्देनज़र रखने वाली बात है वो ये है कि कोई भी बात, या वो अल्फाज हो या वो एक्ट हो या कोई तहरीर की शक्ल में वो चीज़ आए, वो तमाम की तमाम
जो उनकी कॉमन इंटेंशन को वाजे करती हैं वो तमाम एडमिसिबल होंगी। और एक चीज़ जो सबसे पहले मद्देनज़र रखी जाने वाली है वो ये है कि इसमें कॉन्स्पिरेसी के सबूत के लिए अल्फाज देख लें, व्हेन देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट 2 or more persons have conspired together to commit an offense or an actionable wrong। इसमें जो अल्फाज हैं वो हैं जब ये रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव हो। इसमें ये अल्फाज नहीं हैं कि ये प्रूव हो जाए कि कॉन्स्पिरेसी की इन 2 या 2 से ज्यादा अशखास ने। सिर्फ रीजनेबल ग्राउंड की जब अवेलेबिलिटी होगी, कोर्ट समझेंगे कि इनके खिलाफ रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव हैं, तो फिर वो ऐसी तमाम एविडेंस अलाउ कर देगी जो इस आर्टिकल के दूसरे पोर्शन में कहा गया है कि ये एविडेंस जो है फिर एडमिसिबल होगी। वो क्या है? एनीथिंग सेड, डन और रिटन। अब ये जो आर्टिकल है ये भी एक सेटल्ड रूल है जो हम बार बार पढ़ते हैं कि किसी एक मुल्ज़म का कोई एक्शन या अल्फाज वो किसी दूसरे मुल्ज़म के खिलाफ बतौर शहादत इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल है। एक्ट और एक्शन ऑफ वन ऑफ द अक्यूज्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द अदर। लेकिन ये आर्टिकल 23 कानून शहादत आर्डर इस रूल की एक्सेप्शन देता है, इस्तिस्ना है कि इसके तहत एक मुल्ज़म का फेल या एक्ट दूसरे मुल्ज़म के खिलाफ शहादत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए इस्तेमाल करने की शर्त यही है कि रीज़नेबल ग्राउंड मौजूद होनी चाहिए कि 2 या 2 से ज़्यादा अशखास ने जो है वो आपस में कॉन्स्पिरेसी की है। ये शर्त इसको पूरा होने के बाद PLD 1989 फेडरल शरीयत कोड 533 में इस आर्टिकल के तहत जो वर्ड्स सेड थे कॉन्स्पिरेटर के उनको इस्तेमाल किया गया। और एक मशहूर केस पाकिस्तान की लीगल हिस्ट्री का, उस वक़्त ये कानून शहादत की बजाय एविडेंस एक्ट कहलाता था, और जो कुछ अब आर्टिकल 23 में है कानून शहादत आर्डर के, वो सेक्शन 10 एविडेंस एक्ट में तब मौजूद था सेम वर्ड्स के साथ। और ये ही प्रिंसिपल अप्लाई किया गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो वर्सेस स्टेट PLD 1979 सुप्रीम कोर्ट 741 नंबर सफ़ा पे। तो डियर व्यूअर्स, आज हमने कानून शहादत आर्डर के आर्टिकल 22 और 23 की स्टडी की। अगली सिटिंग में इंशाल्लाह ताला अगले आर्टिकल की स्टडी के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।